नमस्कार। एग्जाम पेपर में आपका स्वागत है। वर्णमाला से संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम पूरे 30 प्रश्नों को हल करेंगे और इस वीडियो को लेकर के हम पूरे वर्णमाला से संबंधित 75 प्रश्नों को हल कर लेंगे। हमारा टारगेट 100 प्लस था, किंतु हमने यूपी टेट और सी टेट के प्रश्नों को एक स्पेशल यूपी टेट और सी टेट के वीडियो से बना करके उसमें अपलोड कर लिया है, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 75 प्रश्नों को 3 वीडियो में अपलोड किया था। मैंने इसके 75 प्रश्नों को पूरे एक वीडियो में भी अपलोड कर दिया है। यदि आप चाहें तो पूरे के पूरे प्रश्न एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उससे भी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वर के बाद में आने वाले नासिक्य व्यंजन ध्वनियाँ, बी है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और डी व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर के बाद में आने वाले नासिक्य ध्वनियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक चीज़ और आपको मिलेगा, ये जो नासिक्य ध्वनियाँ यानी कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ऑप्शन ए है तालव्य, सी मूर्धन्य, बी यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, दंतोष्ठ और डी कंठोष्ठ। तो हमें बताना है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंठोष्ठ। ठीक है, ओ और औ क्या है? कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स, ओ जो है आपका ये अ और उ से मिलकर बना है। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ठीक है, इसलिए इसको मिला के कंठोष्ठ बोल देते हैं। ठीक है, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुप्त, ऑप्शन सी ह्रस्व और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो स्वर, ये तीनों प्रकार स्वर के प्रकार हैं। आपको पता है दीर्घ स्वर में आपका आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है, इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में अ आता है और छोटी ई और छोटा ऊ, ये आपका ह्रस्व स्वर आता है। प्लुत स्वर आपका जो आते हैं कि अ बन के इसको हम 3 गुना समय लेते हैं, जो ह्रस्व ध्वनियों से 3 गुना समय लेते हैं उसे हम प्लुत ध्वनि कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, एक और स्वर आता है जिसको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या? संयुक्त स्वर। ये आपके ए, ओ और औ, ये 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण के दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है? ब वर्ण का वैशिष्ट्य बताना। ये पीजीटी 2000 में पूछे गए प्रश्नों का है। ए ऑप्शन है ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष और निर्नुनासिक। ये पूरे एक ही ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष, निर्नुनासिक। ऑप्शन बी है द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक। ऑप्शन सी है द्वयोष्ठ, स्पर्श संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निर्नुनासिक। और ऑप्शन डी है ओष्ठ्य, स्पर्श, महाप्राण, सघोष, निर्नुनासिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
द्वयोष्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक। द्वयोष्ट का अर्थ यह होता है फ्रेंड्स कि जब हम किसी भी ध्वनि को, वर्ड को एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाएं तो उसका मान, जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे ब को हम कभी कभी व पढ़ लेते हैं, ठीक है। और स्पर्श आप जानते हैं, ये क वर्ग से लेकर के प वर्ग की ध्वनियाँ होती हैं। और बात कर लें अल्पप्राण की, तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका अल्पप्राण होता है, ठीक है। घोष जो होता है इसे हम सघोष भी बोलते हैं। किसी भी वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड घोष होता है, ठीक है। निर्नुनासिक ये हम बाद में पीछे से उसको हम नासिक से लगा के बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर बताना है। ऑप्शन ए है य, बी प, सी र और डी ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए य आपका अर्ध स्वर कहलाता है, ठीक है। अर्ध स्वर दो व्यंजन कहलाते हैं, एक य होता है और एक व, ये दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा और डी पहला चौथा। तो महाप्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं फ्रेंड्स। अल्पप्राण आप जानते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा इसको हम महाप्राण कहते हैं। तो बताइए महाप्राण ध्वनियाँ कौन सा होता है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बताना है। ऑप्शन ए है शब्द, बी पद, सी ध्वनि और डी वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि। ध्वनि को हम अक्षर भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे याद रखिएगा। अगर ध्वनि की जगह अक्षर दिया हो ऑप्शन में तो अक्षर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन व्यंजन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण बताना है। ऑप्शन ए है ख, बी थ, सी च और डी फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी च। फ्रेंड्स अल्पप्राण और महाप्राण इसमें से बहुत से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हम हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों को कई बार इसमें अपलोड कर लिया है और मैं इसको बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अल्पप्राण जो होता है किसी भी वर्ड का 1, 3 और 5 होता है, 2 और 4 महाप्राण होते हैं, ठीक है, जिसे कि सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो हमें बताना है स्पर्श व्यंजन कौन सा वर्ड नहीं है। तो ऑप्शन ए है क, बी च, सी ट और डी य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी य। यह आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, बाकी सभी स्पर्श व्यंजन है। यह आपका, इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और ये आपका क वर्ग से लेकर के प वर्ग ये सभी क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी की श ध्वनि है। हिंदी की श ध्वनि बताना है कि ये कौन सी ध्वनि है। ऑप्शन ए है मूर्धन्य, बी तालव्य, सॉरी फ्रेंड्स ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे तालव्य होगा, तालव्य। ऑप्शन सी दंत्य और ऑप्शन डी ओष्ठ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालव्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स 3 तो स होते हैं,
जैसा कि हम जानते हैं, एक ये होता है, इसको हम मूर्धन्य श बोलते हैं, मूर्धन्य श। ये एक होता है, इसको हम तालव्य श बोलते हैं। और एक इस प्रकार का होता है, इसे हम दंत श बोलते हैं। ठीक है, तीनों के अलग अलग नाम है, तीनों के नाम अलग अलग आप याद रखिएगा, और अधिक से अधिक हो सके तो उन तीनों को उच्चारण स्थान के नाम से ही बुलाया करिएगा, जिससे वो हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन ए है म, बी, ब, सी, उ और डी आ। तो इसका कौन ओष्ठ नहीं बताना है कि कौन सा ओष्ठ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ। आपका ओष्ठ नहीं है, बाकी सभी ओष्ठ हैं। तो आ आपका कौन सा ध्वनि है? तो आ आपका कंठ ध्वनि है। ठीक है, कंठ ध्वनि। अगला प्रश्न है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? इसमें बताना है कि अल्पप्राण ध्वनियों का कौन सा समूह है। ऑप्शन ए है क, ख, ग, बी, च, ज, इ, सी, त, थ, न और डी है ट, ठ, ड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को आप जल्दीबाजी में मत करिएगा, अच्छे से देख के पढ़ के करिएगा। अल्पप्राण बताना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्पप्राण किसी भी व्यंजन का वर्ण के पहले, तीसरे और पांचवें को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क पहला है, ख दूसरा है, अतः ये गलत हो जाएगा। च, ज, इ यह पहला है, तीसरा है और पांचवा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, ये आरटेट के सेकेंड पेपर में पूछा था, जो जूनियर क्लास का होता है 2011 में। तो इसका ऑप्शन ए है रंग, बी आकाश, सी जाति और डी अक्षर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है, बाकी रंग भी होता है, जाति भी होती है और अक्षर भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण बताना है। ऑप्शन ए है य, बी च, सी त और डी उ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो इसको एक क्रम में बैठाना है। ये हरियाणा टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ये हरियाणा टेट में पूछा हुआ 2012 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है संतान, सकल, सचल, सक्षम, बी सकल, संतान, सचल, सक्षम, सी सकल, सचल, संतान, सक्षम, डी संतान, सकल, सक्षम और सचल। तो इसको सही क्रम में बनाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी संतान, सकल, सक्षम और सचल। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस वर्ण के साथ आता है। तो अंग और अह किस वर्ण के साथ आता है ये बताना है। ऑप्शन ए है औ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अह और ऑप्शन डी आ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अ। अंग और अ किस वर्ण के साथ आते हैं? तो अ के साथ आते हैं। जैसे देखिए हम अ को इस तरह लिख के ऊपर बिंदु लगा देते हैं तो ये हमारा अंग हो जाता है, और अ को लिख के इसके पीछे जब हम बिंदु लगाते हैं दो ठो तो ये हमारा अह हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके साथ आते हैं? तो ये अ के साथ आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो अमात्रिक शब्द बताना है।
ऑप्शन ए है कारखाना, बी अमिताभ, सी कलरव और डी चहचहाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलरव। कलरव में कोई मात्रिक शब्द नहीं है, बाकी सब में कोई ना कोई मात्रा लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि बताना है। ऑप्शन ए है पार्श्विक, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी प्रकंपित और ऑप्शन डी संघर्षशील। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्विक। ल आपकी किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल आपकी पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अंग और अह क्या है? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अयोगवा और ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अयोगवा। ठीक है। स्वर आप जानते हैं ये अ से लेकर के औ तक होता है, व्यंजन क से लेकर के ज्ञ तक होता है, और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 3 होते हैं, एक छ होता है, एक त्र होता है और एक ज्ञ होता है। एक इस तरह का होता है, ये भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो इस तरह इसको मिला के 4 हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए है छत्री छ, ऑप्शन बी है श जो मूर्धन्य श है, ऑप्शन सी है त्र और ऑप्शन डी स्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्धन्य श। मूर्धन्य श आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। छ आपका ये क और मूर्धन्य श से बना हुआ है, त्र आपका त और र से बना हुआ है, जो श्र है वो आपका तालव्य श और र से बना है। ठीक है। अगला प्रश्न, एक बात और जान लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए है ज, बी है र, सी है ह और डी मूर्धन्य स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज। तो फ्रेंड्स, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी 2 होते हैं। एक उष्म संघर्षी को ही संघर्षी बोलते हैं। जो उष्म संघर्षी होता है वो श, दंत श, मूर्धन्य श और तालव्य श और ह को बोलते हैं। और जो च वर्ग हमारा होता है इसको हम स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण, सॉरी यहाँ अघोष होगा, सॉरी यह अघोष होगा। ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया और छूट गया है, ये अघोष है। ठीक। तो बताना है कि स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए है भ, ऑप्शन बी है द, ऑप्शन सी है थ और ऑप्शन डी ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थ। ठीक है। कभी कभी प्रश्नों को हम ऑप्शन से भी कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं जो दंत है वो आपको दिखाना है। भ आपका ओष्ठ होता है, ये ऐसे ही कट गया। द आपका ओष्ठ होता है, ये दंत होता है, ये आ सकता है, लेकिन ये अल्प प्राण होता है। ठीक है। महाप्राण नहीं होता, अतः इसका सही आंसर हो जाएगा थ। ह आपका कंठ होता है। अगला प्रश्न है, हृदय से भी इसका सॉरी ह का उच्चारण आपका हृदय से भी होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के
स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो बताना है कि हिंदी के स्पर्श घोष हो और वहाँ प्राण भी हो और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है भ, बी, द, सी, थ और डी ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भ। भ आपका स्पर्श भी है, घोष है, महाप्राण है, ओष्ठ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन से भी इसको करिए तो देखिए इसमें ओष्ठ ध्वनि बताना है। भ को छोड़ करके कोई भी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। आपका बी और सी, द और थ है, ये आपका दंत ध्वनियाँ हैं। ह आपका हृदय है। ठीक है, इसे कंठ भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध बताना है। ऑप्शन ए है आ, बी औ, सी ई और डी ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ई। अगला प्रश्न है, हिंदी की ब ध्वनि है। ऑप्शन ए है दंत ध्वनि, बी ओष्ठ ध्वनि, सी वर्ष ध्वनि और डी तालव्य ध्वनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओष्ठ ध्वनि। तो हिंदी की ब कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन से दंतोष्ठ है? तो बताना है कि कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है। ऑप्शन ए है थ, बी फ, सी म और डी व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व ध्वनि आपकी दंतोष्ठ है और इसे अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर कौन कौन से? य और व, इन दोनों को अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। ठीक है, और य का जो है वो तालव्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर बताना है। अभी मैंने ऊपर बताया, उस आधार से आप देख सकते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है य और बी है प, सी छ और डी ज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए य। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर बताना है। ऑप्शन ए है पश्च विवृत, बी अग्र संवृत, सी अग्र विवृत और ऑप्शन डी पश्च संयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्च संयुक्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण स्थान हमने पीछे ही पढ़ा था, ये प्रश्न फिर से आ गया है। 75 नंबर का है और ये हमारे वीडियो इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए है दंत, बी ओष्ठ, सी दंतोष्ठ और डी कंठोष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंतोष्ठ। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारी आज पूरी वर्णमाला से संबंधित 75 प्रश्न पूरे होते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट था। यदि फ्रेंड्स आप सारे प्रश्न एक ही वीडियो में चाहते हैं तो वो भी मैंने एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसके लिंक पे जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं।
हमने वर्णमाला से संबंधित 3 पार्ट में पूरे 75 प्रश्नों को हल कर लिया है, ठीक है। और मैं यूपी टेट और सी टेट के प्रश्नों को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको स्पेशल अलग से यूपी टेट और सी टेट का क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहा हूँ। उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का 3 नोट्स देख लेते हैं कि 3 नोट्स क्या हैं। लुंठित स्वर क्या है? अर्धस्वर। अर्धस्वर आपका य और व होता है। लुंठित व्यंजन आपका र होता है और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ। ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ साथ इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।